Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज हम सबसे पहले ग्रामशी कवर करेंगे और उसके बाद अगले जो हमारी क्लास रहेगी मंडे को, तब हम हैना अरेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज ग्रामशी में टॉपिक बहुत छोटा है तो हमारा टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड रिगार्डिंग दी वेट आंसर राइटिंग, इन लोगों ने पता नहीं, इन्होंने बोला था लॉन्च कर देंगे ये लोग। फिलहाल अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, तो देखते हैं। आज अगर आपका 9:30 तक लॉन्च हो जाएगा तो आंसर राइटिंग हमारी आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये आज शुरू हो जाए आंसर राइटिंग की आपकी क्लासेस। तो हमें आज का टॉपिक कवर करना है ग्रामशी, और हैना अरेंट में वैसे तो छोटा टॉपिक है, लेकिन हैना अरेंट को हम सेपरेटली करेंगे कवर। ठीक है, बाकी देयर इज अ स्टूडेंट अंशुमन। अंशुमन ने अभी रिसेंटली एक फ्लो चार्ट बनाया है प्लेटो के लिए। वो फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया है, एकदम साफ, एकदम क्लीन फ्लो चार्ट है, सभी उसमें आइडियाज हैं। तो अगर किसी को रिवाइज करना हो तो उस फ्लो चार्ट में से डायरेक्टली आप रिविजन कर सकते हो। दैट्स अ गुड फ्लो चार्ट। ग्रामशी के बारे में बात करते हैं। ग्रामशी कौन है? ग्रामशी नियो मार्क्सिस्ट है। नियो मार्क्सिस्ट मतलब जो काफी हद तक कार्ल मार्क्स के आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन एज इट इज उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये उसमें कुछ कमियां निकालते हैं, इनको पता है कि कुछ कमी होगी, कुछ लूपहोल्स हैं उसमें जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसीलिए न्यू मार्क्सिस्ट इसमें न्यू आइडियाज अपने डालते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें अपने न्यू आइडियाज डालेंगे। अब देखो, लेनिन ने भी डाले, लेकिन लेनिन ने जो कोर आइडियाज थे उनको मॉडिफाई नहीं किया है। कोर आइडियाज थे रेवोल्यूशन लाना, कोर आइडिया था कि रेवोल्यूशन वर्कर्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वर्कर उन्होंने इंक्लूड किया उसमें। इसी में अब लेनिन ने कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाला फॉलो किया है। ग्रामशी ऐसा नहीं करेंगे, ग्रामशी इसमें न्यू आइडियाज अंदर डालेंगे इसके। ठीक है, मतलब इसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन कोर ही थोड़ा चेंज कर देंगे। कोर में जो चेंज करते हैं वो नियो मार्क्सिस्ट होगा। ठीक है, लेनिन और जो बाकी सब थे इन्होंने वर्कर्स भी रखे हैं साथ में, ऐसी बात नहीं है, और वही सेम चीजें फॉलो की, हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन के साथ में। लेकिन यहाँ पर मेजर मॉडिफिकेशन आता है। तो लेनिन है कौन? लेनिन जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के फाउंडर। लेनिन इटली से बिलोंग करते थे, और लेनिन उस टाइम पे बिलोंग करते थे जब मुसोलिनी पावर में थे। तो लेनिन का टाइम है 1891 टू 1937। सबको पता है कि एक पीरियड था आफ्टर इंटर वॉर पीरियड, जब यूरोप में हमें फासिज्म देखने को मिलेगा। तो फासिज्म हमें देखने को मिलता है, नाजिज्म होता है, एंड एट द सेम टाइम हमको यू नो तो जो ग्रामशी थे हमारे, वो इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। हाँ, रशिया वाले लेनिन थे एंड इटली वाले थे ग्रामशी आपके। ठीक है, और ग्रामशी को बोला जाता है इनके बारे में दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माइंड्स। दिमाग बहुत चलता था इनका, इस वजह से। देखो, उस टाइम पे थे मुसोलिनी। मुसोलिनी के टाइम पे जो उनके फिलोसोफर्स थे, ठीक है, इनके जो फिलोसोफर्स थे, वेट अ मिनट, होल्ड ऑन, हेलो, यस, या, ओके, यस, how much time you will take? 2 to 3 minutes, okay, wait a minute.
Okay, give me just 5 minutes. I'm just coming. Okay, it's an important. Wait. Yes. Really sorry. Actually, it was an important call. हाँ जी. नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है मिस लोनी. बट उस टाइम पे क्योंकि ग्रामशी हमारे सिलेबस में है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था वो आपको जानना ज़रूरी है. जैसे हमारे सिलेबस में हिटलर भी नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में फासिज्म है. ऐसे ही मिसलूनी भी उसी रिजीम में आ जाते हैं, फासिस्ट रिजीम में आ जाते हैं. सो अगेन ही इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. पीएसआर में ओके. एनी अदर डाउट? ठीक है. तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को ग्रामशी के बारे में, कि जो ग्रामशी हैं इनकी टाइमलाइन है 1891 टू 1937.
एंड ये नियो मार्क्सिस्ट है, इटली से बिलोंग करते थे उस टाइम पे जो मुसोलिनी थे, क्योंकि वो एक टायरेंट है, तानाशाह है, डिक्टेटर है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनके बहुत सारे फिलोसफर्स थे इनको वो करने वाले, एडवाइस देने वाले। तो उन लोगों ने यही एडवाइस दी थी मुसोलिनी के बारे में कि इनका जो दिमाग है, क्योंकि मुसोलिनी मार्क्सिस्ट है, ठीक है, नियो मार्क्सिस्ट है। तो मुसोलिनी चाहते थे कि इटली में रेवोल्यूशन आए, कि इटली में रेवोल्यूशन आए, ये चाहते थे। और आपको पता है कि मुसोलिनी उस टाइम पे होंगे, अपना कंट्रोल होल्ड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इनके जो एडवाइजर्स थे, इन्होंने एडवाइस किया है ग्रामशी को कि आप ये किया गया कि इनको जेल में डाल दीजिए, बिकॉज अगर ये बाहर रहेंगे और इनके जो विचार हैं जिस भी हिसाब से लोगों तक अगर ये विचार पहुंचे, तो वो मुसोलिनी के रूल के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से इनको प्रिजन में डाला गया, जेल में डाला गया। एंड जेल में ही बहुत ही यंग एज में 1937 में ये मर गए, ठीक है। और जेल में इन्होंने बहुत सारे, मतलब ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारे इन्होंने काम किया। और उन्हीं को आगे जाकर के कंपाइल करके इनकी बुक का नाम रख दिया गया प्रिजन नोटबुक। सो नाम याद रखेंगे इनकी बुक का, प्रिजन नोटबुक। कंपाइलेशन है, मतलब सारे पेजेस एक जगह पे ऐसे लगा करके इसमें डाल दिया गया इनके काम का। तो पर्पस क्या था ग्रामशी का? पर्पस था, ये चाहते थे कि जो कार्ल मार्क्स की जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्यों गलत साबित हुई। क्यों गलत साबित हुई का मतलब है, देखो, ग्रामशी का पर्पस था कि इटली में रेवोल्यूशन लाया जा सके, ठीक है। उस टाइम पे इटली में रेवोल्यूशन लाने की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इटली जो था वो एडवांस हो चुका था इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं 1920s 1930s की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जोरों शोरों पे था, एडवांस भी था। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब ये एडवांस हो जाएगा, तो जो इतना ज्यादा आपस में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जो वर्कर्स का, तो वर्कर्स क्लास इन इट सेल्फ से क्लास फॉर इट सेल्फ बन जाएगी। एंड जब ये होता है तो वर्कर्स ही खुद ही रेवोल्यूशन लाएंगे। अब जब इनको जेल में डाला गया तो उस टाइम पे इनको पता चला कि रेवोल्यूशन तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब ये इनके लिए बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि इनको तो था कि जरूर आएगा कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि कार्ल मार्क्स को उनके फॉलोअर्स गॉड मानते थे, दैट्स वाई। तो ये जानते थे कि आने वाला है, लेकिन नहीं आया। अब ये पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं आया। तो ये एग्जामिन करेंगे काफी कार्ल मार्क्स के काम में कि जो नहीं आया वो किस वजह से नहीं आया, क्या लूप होल्स थे कार्ल मार्क्स के काम में। तो एक तरीके से ग्रामशी को भी वही बोला जाता है जो जॉन स्टुअर्ट मिल को बोला जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल भी डिसाइपल थे बेंथम के, ऐसे ही ये भी डिसाइपल होंगे। इनके कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने मार्क्स की जो थ्योरी है, ठीक है, कम्युनिज्म की और ये सब चीज की, उसको उसको क्रिटिसिज्म से बचाया है। क्योंकि देखो, उस टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स थे, जैसे अल्थुजर थे, मैक्स वेबर थे, जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे कार्ल मार्क्स के काम को, कार्ल पॉपर थे। इनफैक्ट क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कार्ल मार्क्स ने सारी चीजें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस कर दी। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आगे जाकर के जो ग्रामशी होंगे, ये कार्ल मार्क्स के क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे ही सारी चीजें बेस्ड है, उसको उसमें थोड़ा चेंजेस ला करके उसको बचाएंगे, ठीक है। सो जो ग्रामशी थे वो इसीलिए कार्ल मार्क्स के काम को एग्जामिन करना शुरू करेंगे। और जब उसको एग्जामिन करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें कमियां निकालनी शुरू करेंगे, तो इनको पता चलेगा कि जो मार्क्स की जो हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन थी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, यहाँ पर है प्रॉब्लम। ये कैसे पता चला? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कार्ल मार्क्स के काम को ही ये फॉलो करेंगे, दूसरे थिंकर्स को भी ये फॉलो करेंगे कि कौन लोग क्या बोलते हैं। तो उसमें से थे एक बेनेडिक्टो क्रॉसे। ग्रामशी इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहेंगे।
इन्होंने अपनी हिस्ट्री की थ्योरी दी है और अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री को शेप करने में कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कल्चर भी बहुत मैटर करता है, आइडियोलॉजी भी बहुत मैटर करती है हिस्ट्री को चेंज करने के लिए, कल्चरल फैक्टर स्पेशली। और ये आइडियोलॉजी की जगह पे कल्चर को लगा करके उससे मतलब बनाएंगे वर्ड जो होगा वो होगा हेजीमनी, डोमिनेंस अपना बना कर रखेंगे। तो कल्चरल फैक्टर्स की बात की थी बेनेडिक्टो क्रॉसी ने, सी फॉर क्रॉसी, सी फॉर कल्चरल, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एंड इसमें क्या था कि कल्चर पे ज्यादा ध्यान देंगे और बोलेंगे कि हिस्ट्री कल्चर से भी बनती है, सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं बनती। तो इसीलिए ग्रामशी को हम थियोरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। वाई थियोरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर? क्योंकि देखो ये क्या करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर में चेंज लेकर के आएंगे। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल दिया था। बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और ऊपर उसकी सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें सोसाइटी, स्कूल, मीडिया सभी इसी का पार्ट है, सुपर स्ट्रक्चर का। लेकिन ग्रामशी इसको मॉडिफाई करेंगे और ग्रामशी सुपर स्ट्रक्चर को ही चेंज करेंगे। ग्रामशी क्या करेंगे, एक तो बेसिक बेस है आपका जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का भी डिवीजन करते हैं कि इस सुपर स्ट्रक्चर ये अपने आप में स्ट्रक्चर है एंड देयरफॉर सुपर स्ट्रक्चर को दो डिवीजन किए जाएंगे उसके, कि सुपर स्ट्रक्चर भी अपने आप में स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो एलिमेंट्स हैं वो है, सबसे पहला होगा सिविल सोसाइटी, नेक्स्ट होगा इसमें स्टेट। तो यानी बेसिक स्ट्रक्चर तो रहा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन इनका रोल है तो इसको हम टुगेदर वी कॉल इट एज इंटीग्रल रोल, इंटीग्रल स्टेट। मतलब जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सिविल सोसाइटी में आता है चर्च, मीडिया, स्कूल्स, कॉलेजेस, आपका जो भी ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इंटरक्शन होती है, ये ऑफिसेज जहाँ आप काम करते हो, मतलब इस तरीके ऑफिसेज तो चलो ठीक है ये भूल जाइए, लेकिन मेनली इसमें चर्च, स्कूल, मीडिया, कॉलेजेस ये सब रहेगा इसमें। और स्टेट आपका पॉलिटिकल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम। तो यानी जो कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स का कहना था कि बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जो चेंज लेकर के आना है वो यहाँ पर लेके आना है। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चीजें मिलती हैं वो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं। जैसे स्टेट हो गया, सोसाइटी हो गई, मीडिया हो गया, इससे इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से। ऐसे ही स्कूल्स होते हैं, ये सभी इसमें चेंज आएंगे अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। लेकिन ग्रामशी का कहना था कि कल्चर भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर यहाँ पर कुछ किया जाए और आपको लगता है कि चेंज आ जाएगा बाकी सब जगहों पे, वो चेंज नहीं आएगा जब तक हम जो कि कल्चर है उसको नहीं चेंज कर देते। कल्चर का इम्पोर्टेंस ये बताएंगे कि हिस्ट्री में कल्चर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस नहीं। तो इनका कहना होगा, जो कार्ल मार्क्स एक रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, ग्रामशी बोलेंगे कि दो रेवोल्यूशन आएंगे, एक पहला रेवोल्यूशन यहाँ आएगा और दूसरा रेवोल्यूशन यहाँ आएगा, सेकेंड रेवोल्यूशन। तो यानी हम ग्रामशी के आइडियाज में देखते हैं कि रेवोल्यूशन आएगा लेकिन दो रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बोलेंगे ग्रामशी। तो ग्रामशी इसीलिए बोला जाता है दैट ही इज द थ्योरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर को भी ये बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है
तो उनको भी एज अ स्ट्रक्चर ही, यानी हमें यहाँ पर भी चेंज लाने की जरूरत है। यहाँ पर भी हमें मतलब यानी अगर आपको रेवोल्यूशन लाना है तो रेवोल्यूशन यहाँ की जगह पे रेवोल्यूशन यहाँ लाना होगा, इन दोनों जगह। तो ही इज अ थियोरिटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सुपरस्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दी और रेवोल्यूशन यहाँ लाने की बात की। तो इनको रियलाइज हुआ कि जो कार्ल मार्क्स का सुपरस्ट्रक्चर जो मॉडल है वो फॉर ग्रांटेड है। ही हैज टेकन अपने सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को फॉर ग्रांटेड लिया है। और सुपरस्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुर्जुआजी क्लास को फेवर करने में, दैट्स व्हाई। तो इसीलिए इन्होंने सिर्फ सारा जो अपना फोकस था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे दिया, इसीलिए कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं। और जब कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया गया तो ये बोला गया कि इनकी जो एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री है वो मोनो कैजुअल है। मोनो कैजुअल का मतलब क्या होता है? मोनो कैजुअल का मतलब होता है कि एक ही एंगल से आप सोच रहे हो उसको, ठीक है, ओनली फ्रॉम वन एंगल आप उसको एक ही एस्पेक्ट से देख रहे हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। दूसरा था कि ये रिडक्शनिस्ट है, कि सारे एंगल्स हटा करके इसको पूरा का पूरा उस पे रिड्यूस कर दिया। किस पे रिड्यूस कर दिया? इसको रिड्यूस कर दिया गया है अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, इकोनॉमी पे। सो ये सब काम था ग्रामशी का। आप देखते हैं किस तरीके से ग्रामशी बात करते हैं। तो ग्रामशी का मैंने आपको बताया, ग्रामशी का व्यू था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सिविल सोसाइटी होगी, उसके ऊपर स्टेट होगा, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर्स का, तो यानी अगर वर्कर्स को रियलाइजेशन होता है तो वर्कर्स को क्या करना है? वर्कर्स को दो तरीके का रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। पहला रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे वर्कर्स सिविल सोसाइटी के खिलाफ में, मीडिया एंड एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके खिलाफ में। दूसरा रेवोल्यूशन आएगा चर्च, इसी में है। और दूसरा रेवोल्यूशन वर्कर्स लेकर के आएंगे यहाँ पर स्टेट के खिलाफ में, जो कि सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस है। लेकिन डायरेक्टली स्टेट के खिलाफ मत करो। सबसे पहले हाँ, कल्चर जो है सुपर स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कल्चर प्रिवेल करता है। कल्चर को जो फैलाने वाले हैं वो यहाँ पर होते हैं। मीडिया हो गया, जैसे कि जो मीडिया हाउसेस हैं, आप इतने सारे न्यूज़ चैनल देखते हो, आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, ठीक है, ये सभी, न्यूज़ नेशन, बहुत सारे ऐसे चैनल्स आजकल आ गए हैं जो कि लोगों को अफेक्ट करते हैं। वो जो भी न्यूज़ चलाएंगे लोग उसको मानते हैं, उनको लगता है ये सच बता रहे हैं। वो जो भी एंगल्स बताएंगे तो उस हिसाब से हमारी जो धारणा होती है वो उसी हिसाब से मोल्ड हो जाती है, वैसी ही बन जाती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज होती है जैसे कि टेररिस्ट से रिलेटेड बार बार चीजें दिखाई जाएंगी, लेकिन अगर यही चीज शो करनी हो कि जो कहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है गरीबों का, उनको खाने भर को भी पैसे नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। मतलब इतने लोग टेररिज्म से नहीं मरते हैं जितने एक्सीडेंट से मरते हैं आज के टाइम पे। इतने लोग जो गरीबी से मरते हैं आज के टाइम पे। तो व्हाट वी गेट टू नो इज कि यहाँ पर संख्या ज्यादा होगी मरने वालों की। उसके बावजूद ये जो न्यूज चैनल्स होते हैं, जो मीडिया हाउसेस होते हैं, ये एक्चुअली में बुर्जुआजी क्लास के साथ में नेक्सस होता है इनका, ठीक है, इनके साथ में नेक्सस होता है। तो इन्हीं का मतलब जो भी इनको फायदा करता है बुर्जुआजी क्लास के बिजनेस को, ऐसे ही चीजों को, ऐसे ही को वो न्यूज में लेकर के आते हैं, ठीक है। उसी पे बात करेंगे। अगर वो उनके फायदे में होगा तो डेफिनेटली बार बार बात करेंगे, उनके नुकसान में होगा तो ज्यादा बात नहीं होगी। एक बार बता दिया उसके बाद वो कोर इशू दोबारा वापस लेके जाएंगे, रिलीजन पे लेके चले जाएंगे, या टेररिज्म पे लेके जाएंगे, या इंडिया पाकिस्तान पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, ग्रामशी सपोर्ट करते हैं वॉलेंट रेवोल्यूशन को, ठीक है, सपोर्ट करेंगे। तो ग्रामशी का कहना है कि ये भी आपस में सुपर स्ट्रक्चर जो है, ये भी एक आपस में स्ट्रक्चर ही है। ये भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। तो इसको भी हमें कोर में लेने की जरूरत है। मतलब इसको ढीले में मत लो, इसको सीरियसली लेकर के चलो कि ये जो दो हैं, इन्हीं की वजह से बुर्जुआजी क्लास का जो डोमिनेशन है वो बना हुआ था। और इटली में इन्हीं की वजह से इटली में रेवोल्यूशन नहीं आया।
तो ये जानना चाहते थे कि क्यों रेवोल्यूशन नहीं आया, तो ये कल्चर के रिलेटेड ये देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि इस वजह से नहीं आया क्योंकि सिविल सोसाइटी काम करती है इनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि बुर्जुआजी क्लास है और स्टेट आपस में इनका नेक्सस है, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने सिर्फ इतनी बात की थी। लेकिन बुर्जुआजी क्लास का सिविल सोसाइटी के साथ में भी नेक्सस होता है। सिविल सोसाइटी में जैसे कि मान लो आप स्कूल में जाते हो, अब आपको लगेगा कि आप लोग लिबरल हो। अगर मैं आपसे पूछूंगी किसी भी ओपिनियन पे तो आप लिबरल ओपिनियन अपना दोगे, तो आपको लगता है कि आप लिबरल हो, लेकिन आप एक्चुअली में लिबरल नहीं हो, वो आपको लिबरल ऐसा बनाया गया है। और आपको लगता है कि आज के टाइम पे जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला नहीं। तो ये जो चीज है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रू लिबर्टी है, दिस इज नॉट ट्रू लिबर्टी। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू लिबर्टी। ये जो लिबर्टी है ये कंडीशनल है, ये आपके दिमाग में बोली गई है, आपको बैठाई गई है कि ये जो आपके पास में है ये बेस्ट तरीका है बस। तो ये किसके थ्रू? स्कूल्स के थ्रू, क्योंकि स्कूल्स में जो भी हमें करिकुलम पढ़ाया जाता है, जैसे जिस हिसाब से हमारे अंदर वैल्यूज डाली जाती हैं, जो कल्चर स्कूल में फॉलो किया जाता है, वो सभी हमको काफी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अभी बताती हूँ आपको, इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो अब हम पढ़ाई लिखाई से कास्ट सिस्टम को रिलेट करके देखते हैं। देखो, कास्ट जो भी पढ़ाई एजुकेशन आई है हमारी, अब हमारे वेद उठा करके देखोगे तो वेदों के हिसाब से अगर पढ़ाई की जाती तो उसमें कास्ट सिस्टम साफ साफ प्रेजेंट था। ठीक है कि कास्ट सिस्टम होता है और ये सब चीजें हैं, जो भी था ब्राह्मणिज्म में हमें देखने को। वेस्टर्न एजुकेशन में जो बुर्जुआजी क्लास है उनको यही चाहिए कि हमारे लिए जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग दे शुड वर्क फॉर अस। मतलब आपस में यूनाइट ना हो, ठीक है, अपने से मतलब रखें, यानी इंडिविजुअलिज्म इनको बहुत जरूरी था ताकि ये एक्सप्लॉइट कर सके। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? देखो, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, कंपनी में इस कंपनी ने कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए, ठीक है, कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए, एक प्रोफेशनल को ये 8 लाख रुपए महीना देंगे, एक प्रोफेशनल को ये 3 लाख रुपए महीना दे रही है, किसी को ये 1.5 लाख दे रही है सेम काम के लिए। तो कंपनी ने क्या पॉलिसी रखी कि आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है, और कंपनी ने पॉलिसी रखी कि आपका जो पे स्ट्रक्चर है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते दूसरे के साथ में, और आप हमारे लिए काम करोगे। मान लो कि आपने हमारे लिए 10 दिन काम किया, 10 डेज काम किया, इतने रुपए। ऐसे ही यहाँ पर भी 10 डेज काम किया, इतने ही रुपए, 3 लाख के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इनका काम इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, जिसकी शायद जरूरत भी नहीं, ठीक है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ मतलब गेटिंग द प्रॉफिट द कंपनी इज डूइंग इट बिकॉज उनको यहाँ से प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के बेसिस पे इसको फिर भी इसने दे दिया, लेकिन यहाँ का जो काम है इस कंपनी का, जो जिस प्रोफेशनल को वो 3 लाख रुपए देने हैं, ये प्रोफेशनल बहुत अहम हिस्सा इसमें कंप्लीट निभा रहा है। लेकिन पॉइंट इज कि यहाँ पर उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन 3 लाख रुपए उसको दिए जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म की जो ये है, कलेक्टिविज्म नहीं चाहता, जो कैपिटलिज्म होता है, क्योंकि कलेक्टिविज्म आ गया तो एक, अगर एक की वर्थ इतनी है तो सभी को एवरेज आउट करके हमें देना होगा, और एवरेज आउट करके आपको पता है कि जो प्रोफेशनल होगा, जो काफी काबिल है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उतना एवरेज आउट, एंड दूसरा कि जो लोग काबिल भी नहीं है उनको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज कि इस तरीके से डील किया जाता है। तो ये नहीं चाहते कि यूनिटी हो, ये नहीं चाहते कि कलेक्टिविज्म फॉलो हो। तो इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है जिसकी वजह से इंडिविजुअलिज्म प्रमोट होता है, जैसे कि लिबर्टी है। अब जैसे स्कूल में भी आप जाते हो तो स्कूल में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन क्या सिखाया जाता है कि अगर जो भी रूल बनाया गया है वो रूल आपको ब्रेक नहीं करना है। जैसे अगर आपने ब्रेक किया तो टीचर आपको पनिशमेंट देती है। आप काम करके नहीं लेकर के आए तो टीचर तो लीनिट भी हो सकती थी कि कोई बात नहीं, जब आपका हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है होमवर्क, तो आकर के चेक करा देना। इतनी लिबर्टी नहीं देते, वो लोग डिसिप्लिन का कल्चर फॉलो करते हैं, ठीक है,
कि आपको देना ही पड़ेगा, रूल होता है, पनिशमेंट होती है, जो डेली प्रेयर्स होती है वो भी डिसिप्लिन को ही प्रमोट करती हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है स्कूल्स में? इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस में ये चीज डाल देते हैं कि अगर कोई रूल बनाया गया, यानी अगर स्टेट कोई रूल बनाएगा तो हमको वो फॉलो करना है, हम उसको ब्रेक ना करें, उसके अगेंस्ट में ना जाए, अगर हमको लगता है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है। अब जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन टीचर ने दोनों को ये थप्पड़ मार दिया, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे, आपको नहीं लड़ना चाहिए था। तो ऐसे में जो सही भी था वो भी अथॉरिटी के अंदर में चुप हो जाएगा, और ऑब्वियसली जो गलत होगा वो तो चुप होगा ही। द पॉइंट इज कि अगर आपके साथ में स्टेट गलत भी कर रहा है, आपका एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग चुप रहते हैं। प्रेयर्स के थ्रू, गॉड और इन सब चीज़ों में, आपके इंस्टीट्यूशन जिसमें भी जाते हो, जैसे अगर आप डीएवी में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको धर्म शिक्षा और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि भगवान होता है, भगवान दिखाएगा, मतलब ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं चैप्टर्स में। और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जैसे जो आपको कहानियाँ सिखाई जाती है उसमें बोला जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और जबकि सबसे बड़ा झूठ खुद जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो बोलती है, जो स्टेट है, जो जो स्टेट की ये जो बुक्स हैं उसी में सेम यही रहता है। स्टेट खुद झूठ बोलता है, आधे से ज्यादा चीजें छुपाई जाती हैं, बोला कुछ और जाता है, प्रॉमिस कुछ और किया जाता है, और फुलफिल कुछ और किया जाता है। सो व्हाट वी गेट टू नो इज कि ये सब चीजें स्कूल हमारे दिमाग में डालता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको लगता है कि ये जो आइडिया है लिबर्टी का, इसमें हम ही डिसीजन ले रहे हैं, और जबकि आप खुद डिसीजन नहीं लेते, आप डिसीजन लेते हो कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका अपना है, आपको अपना बेनिफिट होगा, तो सेम चीज है कि अगर आपके पास में टैबलेट है अपना खुद का, तो क्लास में आप नोट्स बना सकते हो, या फिर आपके पास में कोई भी चीज है, ठीक है। तो पॉइंट इज आर्य समाज का इसमें क्या लेना देना? देखो, आर्य समाज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, जैसे डीएवी है, डीएवी में आर्य समाज के साथ में लिंक्ड है, बहुत सारे बच्चे डीएवी स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो आर्य समाज की टीचिंग से थोड़ा यू नो मैच करती हैं। और उनकी टीचिंग्स किस में होती है कि भगवान से रिलेटेड होती है, कि भगवान होता है। और आपको पता है कि कैपिटलिज्म गॉड का बहुत यूज करता है, कैपिटलिज्म गॉड का यूज करता है। एक तो स्कूल्स में यूज हो गया, ठीक है। दूसरा, मीडिया हाउसेस में जब भी एक्सप्लॉइटेशन की बात आती है कि ये वाला करप्शन का स्कैंडल हुआ है, 2-4 दिन तो चलता है, चौथे दिन फिर से गॉड वाला, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर कब बनेगा, ये सब चीजें वापस आ जाए, ठीक है। तो सभी चीजों में ऐसा होता है। मतलब आप चाहे मदरसा भी जाओ, चाहे कोई भी स्कूल्स जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बेसिकली इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज डाल देते हैं, कल्चर के थ्रू आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट है हेजीमनी का कॉन्सेप्ट। हेजीमनी का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि डोमिनेशन, इसका मतलब होता है थोड़ा डोमिनेट, आपके ऊपर डोमिनेट करता है। जो बुर्जुआजी क्लास है ये डोमिनेट करती है आपकी सोच पर, आपको पता नहीं चलता लेकिन ये आपके सोच पर डोमिनेट करती है। जैसे कि आपके पास में iPhone 7 है, 8 जब लॉन्च हुआ तो आपको मन करेगा 8 लेने का, क्यों मन करेगा? ये धीरे धीरे करके ऐसे डोमिनेशन यहाँ से बनाई गई, ठीक है। हेजीमनी का मतलब होता है डोमिनेशन, मतलब आपके ऊपर मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो माँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये डिसीजन आपके हैं, लेकिन वो डिसीजन आपके नहीं होते, वो आपके दिमाग में ऐसी चीज बनाई गई है कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करोगे। तो एक तरीके से ये आपको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो हेजीमनी का मतलब होता है आपको कंट्रोल करने का तरीका। तो हेजीमनी डेवलप करके रखते हैं ये, आपको कंट्रोल करने के लिए कल्चर का सहारा लेकर के आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ये, आपकी चॉइसेस पे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब चीजों पे डोमिनेट करते हैं। जैसे आज के टाइम पे कल्चर देखो, आज के टाइम पे जो कल्चर है, ब्रांडेड कल्चर्स है, ब्रांडेड ब्रांड्स का कल्चर चल रहा है आजकल, कि कॉफी पीनी है तो स्टारबक्स की पीनी है, ठीक है। एंड बर्गर खाना था तो मैकडी का खाना था, अब मैकडी नीचे जा चुका है, तो अब पहले केएफसी और मैकडी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, ये दोनों नीचे जा चुके हैं, अब नई ब्रांड आ चुकी है, ठीक है। देर इज डेली हाइट्स, उसके बाद बहुत सारे हैं, बर्गर किंग आ गया है, नैंडोज हो गया है, ठीक है, बहुत सारे हैं मतलब।
कोई मतलब सीमा ही नहीं है, ओवन फ्रेश और बहुत सारे हैं। ऐसे ही कपड़े पहनोगे तो या तो जारा के कपड़े पहनोगे या टॉमी के कपड़े, ठीक है, या फिर आपको पता है कि सुपर ड्राई के कपड़े होते हैं। तो पॉइंट इज कि ये ब्रांडेड अब आजकल इतने महंगे होते हैं और ये कपड़े, तो ये एज अ कल्चर इन्होंने प्रमोट कर दिया है, यूसीबी हो गया। एग्जैक्टली exactly. तो सिर्फ आपके खाने की चॉइसेस में ना लेकर के इनमें भी ऐसे ही, अगर आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवल में भी कल्चर है कि अगर घूमने जाना है तो अगर कोई बोलते हैं कि फैमिली वेकेशन जाना है, तो मोस्टली लोग आजकल गोवा नहीं जाते हैं, आजकल लोग जाते हैं थाईलैंड, आजकल लोग जाते हैं सिंगापुर अपनी फैमिली के साथ, मालदीव जाते हैं, या यूरोप चले गए गर्मियों की छुट्टियों में। तो पॉइंट इज कैपिटलिज्म के इसके थ्रू आजकल हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इससे जो फायदा होता है वो कैपिटलिस्ट को होता है। आप उनकी एयरलाइन में बैठ करके जाएंगे, एयरलाइंस को फायदा, वहां से फिर आप वहां पर जो भी टूरिज्म उन कंट्रीज में जाएंगे वहां परचेज करेंगे आप, वहां पर घूमेंगे खाएंगे पिएंगे तो उनकी इकोनॉमी को फायदा, ठीक है। तो वही सेम चीज कल्चर हो गई। जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें जितनी भी चीजें, आपको क्या लगता है कि ये जो एप्स होती हैं इस पे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इस पे यही ब्रांडेड जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे पूमा हो गया आपका, ठीक है, दूसरा रिबॉक हो गया, ये सभी इनके थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करवाते हैं, इनको बहुत पैसा मिलता है। पर जो पोस्ट फोटो डालते हैं ये, उस एक फोटो का इनको बहुत पैसा मिलता है, लाखों में पैसा मिलता है सिर्फ एक फोटो डालने का। सो व्हाट वी सी इज कि यहाँ से इनको पैसा दिया ताकि आप ये चीज देखो कि अच्छा ये चीज तो बढ़िया है, विराट कोहली ये पहनता है, या विराट कोहली का अपना ब्रांड है, का बैट ये वाला है तो हम भी ये वाला लेते हैं। और आप बोलोगे, आप देखो प्रोडक्ट अभी सेम इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स भी चल रहे होंगे इंडिया में, लेकिन हम प्रेफर क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे ब्रांड्स। हम आज के टाइम पे ये धारणा बन गई है कि अगर आप ब्रांडेड कपड़ा पहनते हो तो वो ज्यादा चलता है, वियर एंड टीयर ज्यादा नहीं होता है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। और इंडिजीनियस में क्वालिटी क्यों लो आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वही नहीं कर पा रहे हैं, परचेज ज्यादा करेंगे, इनके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्वालिटी तो ये भी इंश्योर करेंगे। पॉइंट इज दिस। प्रांजल विल ट्राई कि आज आंसर राइटिंग सेशन हो शाम को 9:30 बजे, ठीक है। अभी देखती हूँ आफ्टर एंडिंग ऑफ योर क्लास आई टॉक टू देम कि लॉन्च किया कि नहीं इन लोगों ने। मैंने बोल इनको पहले ही दिया था, अगर नहीं होता है तो फिर जब भी लॉन्च होगा आप तब कर देना, ठीक है। अभी कोर्स नहीं आया है ना, तो लेट मी टॉक टू देम, आपके खत्म होने के बाद क्लास, उसके बाद आई टॉक टू देम अबाउट इट। एनीवेज, हाँ तो अगर अभी शो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल परसों तक शो हो जाएगा, जब भी लॉन्च होगा, होंगी तो इसी महीने ना क्लासेस, एक दो दिन बाद हो सकती है लेकिन होंगी जरूर, डोंट वरी। हाँ विल स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो। तो ये जो हमने बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल की बात की, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि सिविल सोसाइटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये भी इन्हीं को प्रमोट करते हैं, इन्हीं को, जो बुर्जुआजी क्लास है इनके लिए ही काम करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट वी सी। सो देखते हैं ग्रामशी, एक तो इसके बारे में बात करते हैं कि सिविल सोसाइटी होती है कि इन्होंने सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स का बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल था उसको मॉडिफाई किया, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया। और साथ में इन्होंने इंटेलेक्चुअल का एक कॉन्सेप्ट दिया। इंटेलेक्चुअल क्लास का क्या मतलब है, देखो इनका कहना है कि एक इंटेलेक्चुअल क्लास होती है जो इनके लिए काम करती है, बुर्जुआजी क्लास के लिए। इस इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं इंजीनियर्स, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इसी में आते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स भी बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करते हैं। हमको पता है कि जो जो सबसे महंगे लॉयर्स होते हैं वो लोग ज्यादातर बुर्जुआजी क्लास हायर करके रखते हैं, उनको फीस ज्यादा देते हैं, तो ये नेक्सस बना के रखते हैं इनके साथ में। तो लॉयर्स भी इन्हीं के लिए काम करते हैं। तो अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्किंग क्लास का, वर्कर क्लास अपने लिए एक लॉयर लेकर के आता है, तो ये जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, एफिशिएंट लॉयर्स होते हैं, किसी न किसी लूप होल्स निकाल करके वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉइटेशन को हाइड कर देते हैं और उसको डिनाई कर देते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने कोई भी वो नहीं किया है, उन्होंने कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया है। तो पॉइंट इज कि ग्रामशी का कहना है
कि उस टाइम पे क्यों नहीं आया रेवोल्यूशन। रीजन था रेवोल्यूशन ना आने का, क्योंकि एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो था जो कि एडवांस हो चुका था, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की जरूरत थी, इसलिए नहीं आया। वर्कर्स ने इसलिए रेवोल्यूशन नहीं किया। रीजन है ये जो सिविल सोसाइटी है ये रोक लेती है। सिविल सोसाइटी, मीडिया जो होती है, आज के टाइम पे मॉब लिंचिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और ये सब चीजें, तो मीडिया इन सब चीजों को रोक लेती है। एक्सप्लॉयटेशन देखो पूरी दुनिया में हो रहा है, इंडिया में अभी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन पॉइंट इज कि प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि मीडिया किसी ना किसी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मीडिया जो होती है, जहाँ की मीडिया जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग रहती है, जो सिविल सोसाइटी होती है, एनजीओज भी सिविल सोसाइटी का भी पार्ट आते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें, हालांकि सिविल सोसाइटी में मीडिया हाउसेस और ये सब ज्यादा रहेगा, तो ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वर्किंग क्लास अगर एक्सप्लॉयटेशन अपनी बताना चाहती है, तो वर्किंग क्लास को अगर वो लेकर के आना है रेवोल्यूशन, तो उनको स्टेट के अगेंस्ट में लाना था, ये कहना था कार्ल मार्क्स का। तो स्टेट के अगेंस्ट में तो तब आएगा जब ये मीडिया से हमारी जो लड़ाई है वो पूरी हो। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर पता चलता है कि सिविल सोसाइटी ही रोक देती है। इनके जो मूवमेंट आनी थी, जो रेवोल्यूशन आनी थी, उस रेवोल्यूशन को आने ही नहीं देती सिविल सोसाइटी। कल्चर के थ्रू, कल्चर के थ्रू नहीं आने देती। जैसे कि मीडिया हाउसेस ने कुछ ऐसा किया कि कोई रिपोर्ट डाली, थोड़ा बहुत बता दिया, उसके रिपोर्ट के चलते जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या करेगी, कैपिटलिस्ट क्लास थोड़े बहुत चेंजेस लेकर के आएगी और वर्कर्स के लिए कुछ कर देगी ताकि उनके बिजनेस को नुकसान ना पहुंचे। अगर कोई चीज, कोई एक्सप्लॉयटेशन हाईलाइट हो भी जाती है, तो जो मीडिया वाले होते हैं दिखा भी देते हैं, तो उससे क्या होता है, सभी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, एक आधे का भी एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है ना। तो वो बस दिखा देते हैं डायरेक्टली कि इसके साथ में ये हुआ, तो कंपनी बोलती है कि हाँ इस वर्कर को हम बोनस दे देंगे और इस वर्कर को बोलो वापस आ जाए काम पे। तो वर्कर को बोनस मिल जाता है, तो हो गया ना उसका शांत सब कुछ, जो भी वो रेवोल्यूशन लाने की सोच रहा होता है। अब ये तो एक वर्कर की बात है। ऐसे ही जब सभी को यूनाइट ही नहीं होने देंगे, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है सिविल सोसाइटी ने, रिलीजन, चर्च, यहाँ पर चर्च भी इसका पार्ट है। अब आप देखो एक कंपनी में, इंडिया में बहुत ही सारे लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम्स, हिंदू में जो सब कास्ट है, वेरियस कास्ट के लोग काम करते हैं, लेकिन आपस में यूनाइटेड नहीं है। इसकी वजह से अगर सबको पता भी है कि एक्सप्लॉयटेशन है, तो उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनका आइडेंटिटी, उनका जो रिलीजन है, उनकी जो कास्ट है, उसके हिसाब से वो दल बना के रखते हैं। सो दिस इज व्हाट वी सी। तो ये जो यूनियंस बनाई हुई हैं आजकल, आप देखोगे कि उसमें भी दो पार्टीज होती हैं, वर्कर्स की भी दो पार्टीज होती है कई कंपनीज में, ठीक है। एक तो जनरल वालों की होगी, एक होगी जो कास्ट वालों की होगी। तो पॉइंट इज वहां पर भी ऐसे पार्टीज होती हैं, आपस में वो भी फाइट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और फिर फर्दर जाकर के जो भी मैनेजमेंट बनती है, वर्कर्स की मैनेजमेंट, मतलब जो भी होती है, जो भी लीडर बनता है, उनका यूनियन लीडर बनता है, वो आगे नेगोशिएट करता है। तो पॉइंट इज कि वहां पर भी डिविजन है। ये डिविजन कहाँ से आता है, ये कैपिटलिज्म, रिलीजन और इन सब चीजों को यूटिलाइज करता है अपने बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से वर्कर्स इनसे ज्यादा डिमांड ना कर सके, वरना सभी वर्कर्स अगर काम करना छोड़ देंगे तो इनके तो काम भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि यूनिटी होनी चाहिए और यूनिटी आने नहीं देते। क्लियर। सो पॉइंट इज दिस कि सिविल सोसाइटी रोकती है इसको, और ये जो लॉयर्स हैं, ये इंजीनियर्स और जो डॉक्टर्स होते हैं, ये सब इन्हीं के लिए काम करते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये इन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ग्रामशी का कहना था इंटेलेक्चुअल क्लास पे कि आज के टाइम पे हर एक इंसान इंटेलेक्चुअल है, लेकिन एवरी पर्सन डज नॉट परफॉर्म द टास्क ऑफ इंटेलेक्चुअल। मतलब सभी के पास में इंटेलेक्ट तो है, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो, इंटेलेक्ट है, लेकिन हर कोई परफॉर्म नहीं करता है इंटेलेक्चुअल का जो भी टास्क होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स होने बहुत जरूरी है। जैसे बुर्जुआजी क्लास के पास में इंटेलेक्चुअल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो इनके लिए काम करते हैं, जो इनको बचा के रखते हैं बुर्जुआजी क्लास को,
ऐसे ही वर्किंग क्लास को जब मूवमेंट लेकर के आनी है, रेवोल्यूशन लेके आनी है, इनको भी इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है। इनके पास में भी इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए अपने, जो कि काम कर सकते हैं, सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं इंटेलेक्चुअल्स। तो बुर्जुआजी क्लास एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन उसके बावजूद जो ये इंटेलेक्चुअल्स होते हैं मेंटेन करके रखते हैं कि कोई भी बुर्जुआजी क्लास के खिलाफ उनके अगेंस्ट में ना चला जाए। जैसे कि आजकल बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, आपको दिखेगा अपोलो, फोर्टिस और इन सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं ये सभी, क्योंकि इनको ज्यादा पैसा मिलता है, तो इनका नेक्सस होता है वहाँ पे। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो पीजीआई और इन सब में, जो जहाँ पर फ्री में इलाज होता है, कम पैसों में इलाज होता है, वहाँ काम करते हैं। बहुत कम होता है ऐसा। इसीलिए जो जो आप सर्विसेज देखते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज बेटर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज बेटर नहीं है, और इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। रिच क्लास ने स्पेशली फंडिंग दे करके इन डॉक्टर्स को वहां पर बिठाया है इनके हेल्प के लिए, और ये जो डॉक्टर्स हैं इनके लिए ही काम करते हैं एक तरीके से, जैसे लॉयर्स काम करते हैं ऐसे ये भी काम करते हैं। तो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि देखो जी, इतनी बड़ी बीमारी है तो इसका तो इतने ही मेडिसिन आएंगी या जो भी, तो उस हिसाब से नेक्सस बना हुआ है ये पूरा। तो ये मेंटेन करके रखते हैं बुर्जुआजी क्लास के लिए सिस्टम। तो ग्रामशी का कहना है इंटेलेक्चुअल क्लास पे कि दो टाइप के इंटेलेक्चुअल होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, एक होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल होते हैं जो कि जब नई क्लास जो है बुर्जुआजी क्लास है, इसके एमर्ज होने से पहले जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे चर्च के जो फादर्स हैं, टेम्पल के प्रीस्ट हैं, ये लोग होते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ट्रेडिशनली तौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स थे अपने आप को ज्ञानी मानते थे और लोगों में ज्ञान बांटते थे। तो ये तो हो गई ट्रेडिशनल। अब दूसरा आता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो अभी फ्रेशली, मतलब जो अभी ऑर्गेनिकली डोमिनेंट क्लास के साथ में लिंक्ड हैं, जो अभी अभी, मतलब जैसे ही मतलब बुर्जुआजी क्लास एमर्ज हुई, जैसे ही न्यू क्लास एमर्ज हुई, क्योंकि पहले देखो बुर्जुआजी क्लास नहीं थी, पहले राजा महाराजाओं का रूल था। कैपिटलिज्म आया तो बुर्जुआजी क्लास धीरे धीरे होगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी शुरू होगी। तो जैसे बुर्जुआजी क्लास एमर्ज हुई ऑर्गेनिकली, नेचुरली उसी उन्हीं के साथ में डॉक्टर्स और बैंकर्स भी हुए, क्योंकि बुर्जुआजी क्लास अगर इमर्ज हो रही है तो इनको ऐसी सर्विसेज चाहिए जो कि इनको डायरेक्ट मिल सके। अब जैसे डॉक्टर्स हैं, बुर्जुआजी क्लास के घर में जाकर के डायरेक्ट, वहां पर डॉक्टर के नहीं जाते हैं ये लोग, डॉक्टर को बुलाया जाता है घर पे। ऐसे ही अब मिडिल क्लास में तो ये होगा, ये लोग बैठकर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके क्लिनिक पे जाते हैं। बुर्जुआजी क्लास में ऐसे नहीं होता, वहाँ डॉक्टर खुद जाता है अपने आप चेक करने। ऐसे ही बैंकर्स होते हैं, इनके घर पे आते हैं इनसे काम करवाने। ठीक है, जो बहुत प्रायोरिटी अकाउंट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जो बैंक्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई और एक्सेस हो गए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स चलते हैं, प्रायोरिटी अकाउंट्स। इसमें क्या होता है, आप सिर्फ फोन कर दीजिए कि मुझे इतने कैश की जरूरत है, दे विल कम एट योर होम एंड दे विल गिव इट टू यू। मतलब आपको अलग से एटीएम जाकर के या बैंक जाकर के पहले आप सबमिट करोगे चेक, फिर वो पास होगा, फिर वो आएगा, पैसा आपको मिलेगा। तो ऐसे होता है वहां पर पूरा सिस्टम फॉर नॉर्मल पीपल। लेकिन बुर्जुआजी क्लास के लिए क्या होता है, आप बस एक फोन घुमाइए कि इतना मुझे कैश चाहिए, वो अपने आप करके देके जाते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है, ये बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करती है। तो ये इनके डेप्यूटीज होते हैं डोमिनेंट क्लास के, और यही मैन्युफैक्चर करते हैं कंसेंट। मतलब लोगों में जो आपको लगता है कि ये आपका कंसेंट है, कि आपने ये सरकार चुनी है, या आपने ही ये डिसीजन लिया था कि ऐसा होना चाहिए, वो डिसीजन आपका नहीं होता। वो डिसीजन एक्चुअली में बुर्जुआजी क्लास के फायदे का होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके दिमाग में इस तरीके से डाला जाता है, इंटेलेक्चुअल ऐसे डाल देते हैं कि आपको लगता है ये आप ही की कंसेंट है। हमेशा लगेगा कि जो डिसीजन लिया है वो आप ही ने लिया है। समझ में आया? दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो इसीलिए इनकी कोरिलेशन जैसे है, जैसे बुर्जुआजी क्लास की कोरिलेशन होती है डॉक्टर्स और बैंकर्स के साथ में, लॉयर्स के साथ में, तो ये कोरिलेशन होती है, ये दे प्रोवाइडेड लीडरशिप टू देम। इनको लीडरशिप दी जाती है एक तरीके से, जैसे लीडर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग लीडर्स होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इनको लीडरशिप दे दी बुर्जुआजी क्लास ने कि आप संभालो, हम अपना बिजनेस संभालेंगे। इसीलिए आपने कुछ मूवीज भी ऐसी देखी होंगी जिसमें सबसे पहले जो कोई बहुत टॉप नॉच का
जो बुर्जुआजी क्लास का मेंबर होता है, जो बहुत ही अमीर होता है, सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसी लीडर को फोन करता है कि व्हाट इज हैपनिंग, मेरे बिजनेस में ऐसे नुकसान होगा, इसका कुछ करवाइए। टाइप्स मूवीज में हम देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज में यही सेम चीज ग्रामशी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेक्सस होता है ऐसे। तो इसीलिए ग्रामशी ये क्यों बता रहे हैं, ग्रामशी ये बोल रहे हैं कि इसमें कोएलिशन होना चाहिए। ठीक है, कोएलिशन होना जरूरी है। वर्किंग क्लास भी अपना कोएलिशन कर सकती है। कैसे करेगी? वर्किंग क्लास के अपने इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि लीडर्स आते हैं, वर्किंग क्लास की जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, उनके साथ में नेक्सस बना के रखो, उनके साथ में कोएलिशन बनाओ। Yes, there is a coalition of bourgeoisie class and their deputies like doctors and bankers. These are the intellectuals. Okay. तो यहाँ पर भी ऐसे रहेगा, जैसे वर्किंग क्लास तो हो गई आपके जो भी वर्कर काम कर रहे हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस में कौन होगा? डिप्रेस्ड क्लासेस में SC, STs, OBCs, इसमें डाल दो डिप्रेस्ड क्लासेस में, तो इनका आपस में अगर होता है, ठीक है, नेक्सस, तो बढ़िया रहेगा। अब आप बोलोगे कि अब इसमें इंडिया के केस में अलग से, इंडिया के केस में अगर देखोगे तो ओबीसी जो है वो डोमिनेंट है, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ओबीसी के पास में काफी पैसा आया। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफी ये वो बन रहे थे, मतलब रिच हो जाएंगे, तो इसलिए ये अपना खुद का अलग हो जाएंगे कांग्रेस से और आगे जाकर के अपनी ही पार्टी खुद शुरू कर देंगे। ऐसे ही आज के टाइम पे SC और ST की अपनी पार्टी है। ठीक है, BSP हो गई, ये सभी बहुजन समाज पार्टी। सो पॉइंट इज कि ये वर्किंग क्लास जो होती है, इनको इनके साथ में डिप्रेस क्लासेस के साथ में नेक्सस बना के रखो, इनके जो लीडर्स होते हैं इनके साथ नेक्सस बना के रखो, क्योंकि ये बना के रखोगे तो आपको भी आसानी रहेगी आगे रेवोल्यूशन लाने में। समझा क्या? वरना तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने मीडिया हाउसेस, इन लोगों ने अपने डॉक्टर्स, लॉयर्स सब खड़े कर रखे हैं, जिसके अगेंस्ट में आप फाइट ही नहीं कर सकते एक्सप्लॉयटेशन के अकॉर्डिंग। सो जैसे इन लोगों ने पूरा ये कर रखा है, वैसे ही आप भी कर सकते हो अपना नेक्सस बना करके, और इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ में। और जो ग्रामशी हैं वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स को नहीं सपोर्ट करते, बोलते हैं दो टाइप के इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, आपको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है। मतलब वर्किंग क्लास को भी अपने इंटेलेक्चुअल्स बनाने चाहिए, और ऐसे ही आप रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। मतलब ऐसे रेवोल्यूशन लेके आओगे जो कि इफेक्टिव रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन में भी दो टाइप का रेवोल्यूशन, दो स्टेजेस में होगा ये रेवोल्यूशन। पहला होगा वॉर ऑफ पोजीशन, दूसरा होगा वॉर ऑफ मैन्यूवर। वॉर ऑफ पोजीशन होता है जो लॉन्ग टर्म बैटल होगी, मतलब पहले आपको सिविल सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी नहीं आने देगी। सिविल सोसाइटी बनाई ही इसलिए गई है ताकि सिविल सोसाइटी एब्जॉर्ब कर सके जो भी रेवोल्यूशन और ये सब आ रहा है, ताकि बुर्जुआजी क्लास और स्टेट तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि स्टेट बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करता है। तो यानी ग्रामशी का कहना है कि पहले वर्किंग क्लास सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट में लेकर के आएगी रेवोल्यूशन, और उसमें होगा वॉर ऑफ पोजीशन। वॉर ऑफ पोजीशन का मतलब होता है ये लॉन्ग टर्म बैटल होगी, काफी सालों तक चलेगी, हो सकता है 10 से 12 15 सालों तक भी चले। मतलब धीरे धीरे करके यू हैव टू फाइट अ बैटल विद देम। यहाँ पे जब मतलब स्कूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज लेकर के आओ, मीडिया हाउसेस में चेंज लेकर के आओ। जैसे हम आज बात करते हैं कि जो मीडिया हाउसेस होते हैं, पेड मीडिया की हम बात करते हैं। पिछले कुछ टाइम पे पेड मीडिया की भी बात आ रही थी कि पेड मीडिया है, इन लोगों को पैसा देती है पार्टीज और ये सब उसी हिसाब से करते हैं, राइट? तो ये पैसा कहाँ से आता है? बुर्जुआजी क्लास फंडिंग देती है इनको, पार्टीज को। तो पेड मीडिया की जब बात हो रही थी, तो ये पेड मीडिया, तो उस टाइम पे ये एक तरीके की वॉर ऑफ पोजीशन है जो चल रही है। पेड मीडिया की चीजें आप देखते हो, दैट इज वॉर ऑफ पोजीशन, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म बैटल होती है। इसको पहले आपको हराना होगा। जैसे ही वॉर ऑफ पोजीशन खत्म होती है, उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेट के साथ में लड़ाई करोगे, तब स्टेट के साथ में रेवोल्यूशन लेकर के आओगे, विच इज वॉर ऑफ मैन्यूवर। और ये डायरेक्ट एक्शन होगा, ये इनडायरेक्ट एक्शन होगा कि धीरे धीरे करके इनडायरेक्टली आप चेंजेस लेकर के आइए मीडिया में, स्कूल्स में, चर्च में, जिस हिसाब से भी फॉलो किया जाता है उसमें चेंजेस लेके आइए। फिर आता है वॉर ऑफ मैन्यूवर, जिसमें डायरेक्ट एक्शन होगा। मैन्यूवर का देखो, मैन्यूवर का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप
अटैक कर दो। मैन्यूवर का अगर लिटरल मतलब देखोगे तो इसका लिटरल मतलब रहेगा कि जो भी आप मूवमेंट एकदम से एक्सरसाइज करते हो, एक्टिविटी कोई करते हो, कोई एक्शन करते हो, वॉर ऑफ मूवमेंट, अब सही एक्शन आपको यहाँ पे करना है तो डायरेक्ट एक्शन होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज आप करते हो तो मिलिट्री उसमें यूज करते हो तो दैट इज मैन्यूवर, ठीक है। अब पहले जो हम बात करते हैं पोजीशन का मतलब होता है आपको इनकी पोजीशन चेंज करनी होगी। जो सिविल सोसाइटी है, जो बुर्जुआजी क्लास के लिए काम कर रही है, इनमें रिफॉर्म्स ला करके, इनमें चेंजेस ला करके धीरे धीरे इनको न्यूट्रल बनाओ कि हमारे लिए काम करें, मतलब हमारे लिए सोचें कि हाँ भाई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हमारे वेलफेयर में काम करें, वर्कर्स के वेलफेयर में काम करें, ठीक है। तो एक बार वॉर ऑफ पोजीशन आ गई तो उसके बाद होगा वॉर ऑफ मैन्यूवर यानी डायरेक्ट एक्शन। तब आप कैप्चर करोगे स्टेट को और कैपिटलिज्म से सोशलिज्म लेकर के आओगे और फाइनली कम्युनिज्म आ जाएगा। समझ में आया? तो दो टाइप की रेवोल्यूशन की बात की गई है। एनी डाउट सो फार? I'm having pain in my eyes, पता नहीं क्यों। Yes. हाँ, वॉर ऑफ पोजीशन जो होगा वो वॉलेट नहीं होगा, उसमें ये रहेगा कि धीरे धीरे चेंजेस लेके आओ। वायलेंस अगर आप लेकर के आओगे डायरेक्टली तो ये लोग लाने ही नहीं देंगे, ये अपना नेक्सस इनका इतना स्ट्रांग है। तो वॉर ऑफ मैन्यूवर में होगा डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। स्टेज 1 इज फॉर सिविल सोसाइटी, स्टेज 2 इज फॉर स्टेट, ठीक है। तो ग्रामशी ने रेवोल्यूशन पे ये बोला। अब एक और कॉन्सेप्ट है, आखिरी कॉन्सेप्ट है ग्रामशी का, हेजीमनी का। इस पे क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, कि ग्रामशी के अकॉर्डिंग हेजीमनी क्या होती है। देखो, हेजीमनी का मतलब होता है ऐसी एबिलिटी रूलिंग क्लास की जो पावर में है एंड द पावर ऑफ देयर वैल्यू। मतलब ये क्या करेंगे, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो लोग पावर में होते हैं, जो रूलिंग क्लास वाले होते हैं, जो बुर्जुआजी क्लास होती है, टू लिव इन द माइंड्स ऑफ सबऑल्टर्नेट क्लासेस। मतलब आपके दिमाग में ये रहते हैं, एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। आपको लगता है कि जो आप आइडियाज दे रहे हो वो आपका स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है। स्पॉन्टेनियस मतलब अभी अभी आपने सोचा है ये कि मुझे ये करना चाहिए या मेरे फायदेमंद में ये रहेगा। आपको लगता है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है, वो आपका खुद का आइडिया है, इसमें आपको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, किसी ने आपके ऊपर वो नहीं चलाया, मतलब आपको फोर्स नहीं किया है, ठीक है। आपको, तो पॉइंट इज ये एक तरीके की हेजेमनी होती है, आपके दिमाग पे ही कंट्रोल रखना। तो ये जो दिमाग पे कंट्रोल कहाँ से रखा हुआ है इन्होंने, कल्चर से, कल्चर से कंट्रोल रखते हैं। जैसे कि सपोज रक्षाबंधन, ठीक है। तो रक्षाबंधन अभी कल था, इंडिपेंडेंस डे था, तो अगर आप लोग कल के दिन छुट्टी है, ठीक है, और त्योहार भी है, फेस्टिवल्स भी है, तो ये हमारे दिमाग में डाला जाता है कि हमारा जो कल्चर है हमको, देखो ऑनलाइन भी ये चीज दिखाई जाती है, ऑनलाइन या टीवी पे हो एडवर्टाइजमेंट कि ऐसा घर रखो तो आपका घर चमकेगा और इसकी वजह से आपका घर भी ऐसे लगेगा एकदम लग्जरियस, आपका घर साफ सुथरा लगेगा। मतलब पॉइंट इज, जैसे बुर्जुआजी क्लास रहते हैं, ये टाइल्स यूज करो, ये आप बाथरूम वेयर्स जो होते हैं वो ये यूज करो, सी मतलब ऐसी चीजें बताई जाती हैं, राइट। सिमिलरली ये बोला जाता है कि जैसे रक्षाबंधन हो गया, क्योंकि ये फेस्टिवल का है, तो व्हाट दे विल से अस कि फेस्टिवल्स पे बाहर जाओ फैमिली के साथ में। आजकल का कल्चर ये बना हुआ है, और आप बाहर जाते हो तो क्या करते हो, आप क्या किसी रेडी वाले पे जाके गोलगप्पे खाओगे? नहीं, यू गो टू द मॉल, यू वॉच द मूवी, ठीक है। एंड आप क्या करते हो मूवीज में भी, आप खुद सोचो कि मूवी का जो पूरा पर्सपेक्टिव है कैसे काम करता है। नहीं, सेल्फी तो इट्स ओके, फेस्टिवल्स पे बहुत सारी मूवीज लॉन्च की जाती हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि लोगों की छुट्टी होती है, लोग सोचते हैं कि अच्छा त्योहार है, त्योहार के लिए क्या करें, बाहर जाके डिनर पे चले जाते हैं या फिर मूवी देखने चले जाते हैं। दिस इज द कल्चर ऑफ राइट नाउ। तो अब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो, अंदर वहां पर आप बाहर का खाना अलाउड नहीं है, ठीक है।
आप वहां जाते हो, वहां जाओगे, मूवी देखोगे, 2-3 घंटे के लिए तो अंदर होते हो, तो ऑब्वियसली आपको प्यास भी लगेगी। और खाने पीने का ये भी है कि पॉपकॉर्न तो खाना ही खाना है, या फिर अब पिज्जा खा लो, या मतलब कुछ भी खा लो, बर्गर खा लो, फ्राइज खा लो। तो पॉइंट इज पॉपकॉर्न जो आपको बाहर 20-30 रुपीज में मिलेंगे, अंदर वही पॉपकॉर्न आपको 400 में मिलते हैं, 400 में। तो ये पूरा यहाँ पर हो गया आपका एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सेम चीज आपको बोला जाता है कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको दिमाग से उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि अरे 50% डिस्काउंट चल रहा है, विच इज एक्चुअली उनकी कॉस्ट 50% हटाने के बाद भी उनका फायदा हो रहा है, 50% ही फायदा होगा। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो बहुत लो होती है, लेकिन उसको उसके हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से उसको इतना डाला जाता है पहले ही। जैसे कोई अगर जीन्स 6,000 की है तो उसको 50% ऑफ पे आपको 3,000 में मिल जाएगी। आपको लगता है कि 6,000 वाली आपको 3,000 में मिल गई, तो आपको तो बहुत अच्छी डील मिली, विच इज नॉट द केस। उस 3,000 पे भी उनका कम से कम भी 2,000 का फायदा होगा। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। समझे? तो ये आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ये कल्चर के थ्रू। ऐसे ही ये जो कल्चर है, फेस्टिवल्स पे बाहर जाना, ये करना वो करना, ये सभी चीजें कंट्रोल की जाती है। हेजिमनी है ये एक तरीके की, इसको हम बोलते हैं हेजिमनी। हेजिमनी का मतलब होता है ऐसी टेक्निक यूज करके, ऐसी एबिलिटी होती है इनकी कि ये क्या करते हैं, आपके दिमाग में ही जैसे आप सोचते हो, जो आइडियाज, जो डिसीजंस आप लेते हो, आपको लगता है आपके हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो करवा रहे हैं आपसे। वरना अगर आप इंडिया का कल्चर पहले देखो, तो इंडिया में फेस्टिवल्स में घर पे रहा जाता था, बाहर नहीं जाया जाता था। इंडिया में फेस्टिवल्स में घर पे रह के मनाते थे, बाहर डिनर करने नहीं जाते थे। मिठाइयाँ बनती थी अपने घर पे, ठीक है, और मतलब पूजा वूजा होती थी या जो भी हो, रिश्तेदार आते थे, आपस में मिलके डिनर बनता था घर पे, सब मिल करके खाते थे। ठीक है, फैमिली गेट टुगेदर होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज का एक तो कैपिटलिज्म ने सपोर्ट कर दिया, तो अपनी फैमिली गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, डिनर करके वापस आ जाएंगे, एंड दैट इज देयर रक्षाबंधन, और दैट इज देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल। दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, तो ये एक तरीके की हेजिमनी है, ये आपका माइंड कंट्रोल कर रही है। ये बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बेस्ट है, तो आप वो रखो, इसमें लिबर्टी है, और हम मानते हैं कि अच्छा हाँ, इसमें तो लिबर्टी है, अपने मन मुताबिक जो खरीदना है वो खरीदो। पहले क्या होता था, घर पे पूरे घर के लिए एक फोन होता था। आज पूरे घर के लिए एक फोन क्या, सभी के पास एक एक फोन तो है, उसके बावजूद भी लोग आज दो दो फोन रखते हैं। सैमसंग एप्पल दोनों रहेगा, 3-3 भी रखते हैं कि ये मेरा बिजनेस वाला, ये मेरा पर्सनल हो गया, ये हो गया। और वही चीज पहले एक ली जाती थी। तो हेजीमनी कैपिटलिस्ट आइडिया ही है। ये आपकी जो कॉमन सेंस है उसको लिमिट कर देते हैं, इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करके। तो ये आपके साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये एक तरीके से जो आपका दिमाग करता है, वो जिस भी तरीके से आप सोचते हो कि आप लॉजिक लगा करके सोच रहे हो, ये कैपिटलिज्म क्लास कर रही है सब। तो लेजिटिमेसी जो वर्ड है वो लिबरल्स यूज करते हैं। मतलब लिबरल्स क्या बोलते हैं कि लोगों की चॉइस है ये, तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जैसे कि लोगों ने अभी बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, तो जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये लेजिटिमेट है। तो लेजिटिमेसी वर्ड यूज करते हैं लिबरल्स कि ये बिल्कुल सही टर्म है, पॉजिटिव वर्ड है ये। ठीक है, हेजेमनी एक टाइप का नेगेटिव वर्ड है, ये मार्क्सिस्ट यूज करते हैं। कि मार्क्सिस्ट ये बोलेंगे कि जिस बीजेपी के लिए आपने वोट किया है, ये जो वोटिंग थी कि बीजेपी आएगी तो ये होगा, बीजेपी आएगी तो प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए हैं, ये बीजेपी की वजह से हुआ है, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी, कोई भी गवर्नमेंट होती अगर वो एक्शंस करती जो बीजेपी ने किए तो हो जाता। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव्स भी है। आपको न्यूट्रल एंगल से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीजें की जा रही हैं वो क्यों की जा रही है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन साथ में। तो मार्क्सिस्ट का कहना है कि ये जो बीजेपी के लिए आप वोट कर रहे हो, ये भी आपकी खुद की चॉइस नहीं है। ये आपके दिमाग में धीरे धीरे मीडिया हाउसेस ने जैसे डाल दिया कि बीजेपी ने अभी तक ये काम किया है। ठीक है, और बीजेपी की वजह से अब आजकल जो प्राइसेस हैं वो नीचे जा चुके हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी सी। Okay, wait a minute, I'm just coming.
ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो बीजेपी इस तरीके से करती है, और जो भी चीजें दिखाई जाती है वो मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करता है, और आपको लगता है कि आपकी चॉइसेस थी, लेकिन वो एक्चुअली में आपकी चॉइसेस नहीं होती, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी। अब नेक्स्ट हमारा है हैना अरेंट, जिसको हम कल करेंगे। फिलहाल दिस इज अबाउट ग्रामशी। एनी डाउट ऑन ग्रामशी? Liberals use legitimacy in place of hegemony or as another concept. No, नॉट एज अनदर कॉन्सेप्ट। लिबरल्स इसको लेजिटिमेसी बोलते हैं। लिबरल्स बोलते हैं कि आपकी अपनी चॉइस थी, ठीक है, और ये आप ही ने जो आपने चॉइस दी है वो लेजिटिमेट चीज है। लेकिन मार्क्सिस्ट बोलते हैं ये आपकी चॉइस नहीं थी, ये चॉइस आपकी बनाई गई है, मैन्युफैक्चर की गई है। आपका जो कंसेंट है वो आपका मैन्युफैक्चर किया गया है, आपने खुद का कंसेंट नहीं था। ये बुर्जुआजी क्लास ने धीरे धीरे आपको इन्फ्लुएंस करके स्कूल के थ्रू, कॉलेजेस जिसमें भी पढ़ने जाते हो, जो किताबें पढ़ते हो, जो आसपास देखते हो, अपने एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखते हो, जो भी चीजें होती है ये वहां से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे टीवी पे भी आप जो मूवीज वगैरह देखते हो तो उसमें भी जो ब्रांड प्रमोशंस होते हैं, जैसे कि कितने सारे ब्रांड्स हैं जो कोई भी मूवी होती है बहुत हाई फाई, उसमें वो सभी उस पे अपने कपड़े वो करते हैं, ठीक है, प्रमोट करने के लिए वो लोग देते हैं। और बहुत सारी मूवीज में भी आता है। तो हमको इंडियन ब्रांड्स के बारे में कहाँ से पता चलता है? ये मूवीज के थ्रू पता चलता है। नियो मार्क्सिस्ट, आइडियलिस्ट नहीं है ये, नियो मार्क्सिस्ट। न्यू नहीं है, नियो है। नियो मतलब आधे मार्क्सिस्ट है, ठीक है। मानते हैं कि रेवोल्यूशन आना चाहिए, लेकिन दो टाइप के रेवोल्यूशन की बात करेंगे। मानते हैं कि बुर्जुआजी क्लास एक्सप्लॉइट करती है, लेकिन बोलेंगे कि साथ में इनकी सिविल सोसाइटी काम करेगी। तो जो बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल है उसी को ये क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। एनी डाउट? थिंक ऑफ इट, टेक 5 minutes। नहीं, अभी मैंने IR स्टार्ट नहीं किया है। आई स्टार्ट इट 24-25 अगस्त के बाद। आई स्टार्ट इट। इसके अनुसार रेवोल्यूशन आने के बाद स्टेट रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी तो कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि आगे आगे आएगा रेवोल्यूशन तो सोशलिज्म आएगा, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिज्म में स्टेट नहीं होगा। करंट अफेयर्स देखो अभी नहीं आएगा। करंट अफेयर्स दिसंबर के पास की बात है। दैट विल हैपन इन दिसंबर। व्हाट इज हैपनिंग? आंसर राइटिंग, देखो आंसर राइटिंग की क्लास शाम तक मैं लॉन्च कर दूंगी। अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होगी तो जब भी लॉन्च होगी आपको मैं उस दिन नोटिफाई कर दूंगी कि आंसर राइटिंग की क्लास कब है। लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड क्लास रहेगी हैना अरेंट का, वो हमारा मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अभी हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट हो जाएगा मंडे तक। हाँ, इसमें दो तीन ही देखो, एक हेजिमनी, एक इंटेलेक्चुअल्स, और एक रेवोल्यूशन, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इन्हीं तीन चीजों पे क्वेश्चन आता है। लेट्स टेक अ 5 minutes break।
फॉर PSIR एडिटोरियल, रजनी कोठारी, प्रताप भानु मेहता, ब्रह्मा चलानी, क्रिस्टोफर जेफराट, सी राजा मोहन, हर्ष वी पंत, सुहासिनी हैदर, ब्रह्मा चलानी, और भी बहुत सारे हैं। पी कुमार स्वामी, फिलहाल के लिए यही फॉलो करो। ओके, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आज। डिस्कस comment, you have to comment on Plato's theory of Ism। अभी ग्रामशी पे आप लिख नहीं पाओगे, आई वांट टेक्निकल टर्म्स। क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इट इज। क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि सारी चीजें इकोनॉमिक्स पे ही डिटर्मिन कर दी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही मेन मान करके बाकी सभी फैक्टर्स मतलब ओवरलुक कर दिए, उन फैक्टर्स का कोई रोल रखा ही नहीं, समझे? दैट इज क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे कमेंट करना है आपको, ठीक है? सभी चीजें डिस्कस करनी है 10 मार्क्स में। आई विल गिव यू 10 मिनट्स टू राइट इट। उसके बाद आपको पता है कि आपको क्या करना है, स्कैन इट, और या फिर आप यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू यू सेंड योर इमेजेस और हम फिर चेक करेंगे इसने क्या लिखा है, कैसे बेहतर इसको बनाया जा सकता था। तो यू हैव 10 मिनट्स टू राइट।
साम्यवाद। उमंग, इसका मतलब आपने पढ़ी नहीं है पीडीएफ। हिंदी पीडीएफ भेजी थी प्रांजल ने ग्रुप में, आपको पढ़नी चाहिए थी, आपको पता होता कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है। आप स्टडी नहीं कर रहे हो हिंदी मीडियम के बुक से, जो आपको बताया था मैंने, यहाँ से बुक पढ़नी है। यू शुड नो इट बाय नाउ। यस, ये अभी करना है प्रांजल।
Yes, last 2 minutes. Yes, please submit your answer. It was a very direct and a very easy question. Okay, please do it fast. It's okay, at least try to submit. We'll see how you are doing with your introduction and conclusion.
प्लीज सबमिट इट। अपने टेलीग्राम पे भेजा है। यू हैव टू डू इट हियर। डू इट हियर ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी, बिकॉज आई डोंट हैव माई टैब राइट नाउ विद मी, सो my eyes are paining, and if I'll be checking it through application telegram तो थोड़ा feels like that I cannot see anything just because of the headache. So पहले चेक करते हैं के आपका पूरा नाम क्या है? You have just written KK, so I don't know what's your name. Krishna, if I'm not wrong, right? You're Krishna, right? Okay, Kishlan. Okay, sorry. Okay, so let's check your answer. Theory of communism wasn't part of his motive of an ideal state. He talks about whose ideal state? You have not mentioned Plato. प्लेटो का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। पहली चीज, पहली गलती। He talks about abolition of common property for guardian class. चलो ठीक है, this idea I can give you one for that. अच्छा, Plato's theory of communism दिख नहीं रहा है। I'm telling you, my eyes are not fine right now. The main features of theory of communism were two type के communism है, property and family, ठीक है। So for that you are given this 1 marks for your introduction, ठीक है, and 1 marks for telling me that दो टाइप के कम्युनिज्म है। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर गार्डियन क्लास, ये आप ऑलरेडी बता चुके हैं। Since producer class are men of appetite, so they will be allowed to have private property as it motivates them. Do not write like this, you have to write very technically. तो आप ये बोलोगे it is just for garden appetite class, ठीक है, because they have appetite, but ठीक है, 1 point for that. Since producer class, okay, however philosopher king can marry philosopher only for procreation. पहली बात, इन्होंने कम्युनिज्म और फैमिली की बात की, ठीक है, रीजन नहीं बताया आपने मुझे कि प्रॉपर्टी और रीजन, ये जो है प्रॉपर्टी और फैमिली को क्यों कम्युनिज्म की बात कर रही है गार्डियन क्लास के लिए, उसका रीजन मिसिंग है, तो 1 मार्क्स आपके यहाँ से डिडक्ट हो गए। तो दैट मीन्स 10 में से अब आपको माइनस जितना भी मार्क्स आएंगे आपके, उसमें से 1 मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। यू डिड नॉट टेल मी द रीजन, ठीक है, नीचे लिखे हैं आपने। Philosopher kingdom marry only for procreation. Main idea behind was to restrict the line of power to make property. It argued that private property increases corruption and families promote nepotism and corruption both. ठीक है, 1 marks then. उसके बाद एक ही पेज पे लिखा है, एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है प्रोक्रिएशन की। आपने बात कर दी कि फैमिली की मैरिजेस होंगी लेकिन प्रोक्रिएशन के पर्पज से होंगी, 1 मार्क्स। क्रिटिसिज्म दिया है अपने प्लेटो बाय सेइंग दैट डायग्नोसिस वाज करेक्ट, रेमेडी वाज रॉन्ग, हिज फैमिलीज कैन प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट टू अ पर्सन। ठीक है, मॉरल सपोर्ट ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए आपको 2 मार्क्स देने थे, बट यहाँ पे 1 मिलेंगे क्योंकि क्रिटिसिज्म में प्रॉपर्टी का भी क्रिटिसिज्म हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो होती है, इट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इट इज द सोर्स ऑफ चैरिटी, रिकॉग्निशन ऑफ मैन। और फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, फैमिली इज अ टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, समय पे काम आती है फैमिली। तो ये पूरी पूरी चीजें इसमें मुझे नहीं दिख रही है, इसीलिए आपको सिर्फ 1 मार्क्स, वो भी सिर्फ इतना बताने के लिए कि रेमेडी गलत थी और ये था, तो मॉरल सपोर्ट के लिए होती है, तो 1 मैंने आपको दे दिया, अदरवाइज 1 यहाँ से डिडक्ट होता था। Overall, we can say that even though Plato was criticized, but his idea was not negative, as he only wanted Athens to become an ideal state, which is fine. एक और चीज मिसिंग है जिसके मैं 1 मार्क्स काटूंगी, जिसमें आपने ये नहीं बताया है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देने का रीजन क्या था। रीजन था इसका टू एक्ट एज अ चेक, मतलब एक चेक लगाना चाहते थे। फिलोसोफर किंग वैसे भी रिलक्टेंट होंगे, प्रॉपर्टी नहीं हत्याएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे
कि चेक के लिए कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, जो जो चीज़ें मिसिंग है मैंने आपको बताया। एक मार्क्स यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, एंड एक मैंने चेक वाला मुझे लगा कि बेहतर हो सकता था। और आपका जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म में मुझे डुप्लीकेशन ऑफ आइडिया दिख रहा है, क्योंकि ऊपर भी आपने बोल दिया कि मोटिव आइडियल स्टेट था और नीचे भी आपने सेम कंक्लूजन में लिखा, तो इसलिए कंक्लूजन का मैं मार्क्स आपको नहीं दूंगी। आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद यू गाइस, ताकि आप लोग इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, अदरवाइज जो चीज लिखी गई है आई कैन गिव यू 5 to 6 मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट है वैशाख का। द पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज बीन, ऐसे मत लिखा करो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट तो है ही नहीं पहली बात। क्यों नहीं है स्टेटमेंट? ये पुराना दिख रहा है क्या आपने? तो पुराना आंसर है, ये तो पुराना वाला है। चलो नमन का देखते हैं फिलहाल। अंजल, अच्छा आपने टेलीग्राम पे किया है, वेट। Plato की timeline, he was born into aristocratic Athenian family. He is also known as father of political science. He has given his prominent idea of theory of communism. ठीक है, acceptable है। According to Plato's theory of communism, reason क्या था? Reason missing है यहाँ पर theory of communism का। ठीक है, to act as a check and to make Athens an ideal state। ये थोड़ा टेक्निकलिटी में चला जाता है, इसको सुधारो। According to Plato theory of communism, he proposed communism only for ruling class and soldier class. Only for ruling class and soldier class की जगह guardian class लिख दो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, just a suggestion, otherwise 1 marks। Then can't inherit private property, but in case of appetite class is that, मुझे ही नहीं दिख रहा क्या, guys, there will be no communism। okay, appetite class के लिए नहीं है, ठीक है, गार्डन क्लास के लिए इसी में आ गया। He talks about 2 types of communism, 1 marks for that। Ruling class and family is the one which promotes both corruption and nepotism, 1 marks। Plato want to reduce corruption from Athens and want to make, ये चीज जो यहाँ लिखी है, ये चीज आपको ऊपर लिखनी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने ये दिया। ठीक है, however Plato's approach is good but he cannot tackle corruption and nepotism in a best way। इसको एरिस्टोटल के थ्रू लिखना था क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल ने ये बोला था कि इनका जो डायग्नोसिस है वो करेक्ट है, लेकिन जो रेमेडी है वो करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट है। तो अगर ऐसी चीज को, करप्शन को टैकल करना है तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं टैकल करने के, सिर्फ ये वे टैकल करने का सही नहीं है। So he has faced criticism by his student Aristotle, by his disciple or greatest disciple, ठीक है, Aristotle। As per Aristotle, private property is a source of motivation। ठीक है, good। Charity promotes stability and is a recognition, it is a source of recognition for man। इसकी वजह से man का जो नाम है वो बढ़ता है, तो recognition of man आ गया। दूसरी चीज है इसमें, so in some aspect to deal with communism। अच्छा, फैमिली का क्यों नहीं लिखा, सिर्फ प्रॉपर्टी का लिखा है आप लोगों ने। प्रमोट स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करनी थी आपको, और बोलना था टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मैं इसमें पूरा नंबर देती, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म पे आई गिव यू 0.5, यहाँ से एरिस्टोटल को बताने का और ये सब लिखने का अगेन 0.5। 1 marks फॉर दिस, इसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, बट ठीक है, आपने ये बताया है इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सो अगेन 0.5 मोर, so that means in total 1.5 here is right, but his approach was not good to tackle the situation as per time of Athens। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ फिर भी। सो लेट्स सी आपके टोटल मार्क्स कितने बने हैं अब। ये बन जाता है 1 2 3 4 5 6 6.5। इसको और बेहतर किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने मिसिंग है इसमें से,
स्पेशली आप काम कीजिए एरिस्टोटल। अच्छा, इसमें आपने वो नहीं बताया, देखो आपने फैमिली के बारे में नहीं बताया कि फैमिली जो होती है, नेपोटिज्म बता दिया, लेकिन उसमें जो फैमिली से शादी होगी इनकी, तो वो प्रोक्रिएशन के लिए होगी, और एबल मैन एबल वुमेन को ही शादी कर पाएगी। एंड दूसरा ये है कि जो बच्चे पैदा होंगे उसका ख्याल स्टेट रखेगा। ठीक है, तो इस टाइप की बात आपको करनी चाहिए। 6.5 जल्दी जल्दी मैं चेक करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरे भी मेरे को क्लास लेनी है एक्चुअली 1 o'clock and I did not have my breakfast yet. Plato proposes communism to overcome corruption and nepotism by the ruling class. सबसे पहले राघव आपने लिखा है, इंट्रोडक्शन कहाँ है इसकी? I cannot see introduction. आप डायरेक्टली बात कर रहे हो कि ये करने के लिए किया था, चलो 1 mark. इंट्रोडक्शन मिसिंग है, दैट मीन्स 1 marks आपके डिडक्ट होंगे। Plato's communism theory is only for guardian class. Okay, good. And not for producer class, since producer class, okay, power to do the corruption, don't have the power to do. Okay, they don't have power. Very good. 1 marks. Two types of communism, 1 marks. ठीक है. Communism of property, guardian class keeps personal property, private property. Okay. Communism of family, no family, wife, husband, state decides who can marry. Very good. 2 marks for that, for explaining this whole thing. Only most eligible men and women are allowed to marry. The responsibility of child will be given to the students, to the state. So women will be free to serve the state. Nobody will know that child. So no nepotism. Do not write like this. But state तक लिख दिया, बात खत्म. Plato believed it is the best way to produce the best race. अच्छा ठीक है, superiority of race वाला ये पूरा 2 marks का गया. दूसरी चीज राघव आपका वो मिसिंग है, क्रिटिसिज्म मिसिंग है, कंक्लूजन मिसिंग है, यानी 3 नंबर सीधा यहाँ से कट गए. इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ से 4 नंबर कट गए, कितने मिले? 2 3 4 5. ठीक है, इसमें भी पॉइंट और लिखना था आपको और ऐड करना था, एक एक पॉइंट और इसमें जाता, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, जैसे क्या ऐड होता है यहाँ पर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गार्डन क्लास. आई थिंक सब कुछ आपने लिख लिया. 1 2 3 4 5 3 मार्क्स यहाँ से होंगे. 1 इंट्रोडक्शन इज मिसिंग 4. ठीक है, 6 मार्क्स ओवरऑल. बट क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं है, 1 नंबर फॉर्मेट का होगा, तो आई विल गिव यू 5 ओनली. फॉर्मेट पूरा रखो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंड बॉडी में क्रिटिसिज्म मिसिंग है और कंक्लूजन मिसिंग. ठीक है, नेक्स्ट. 5 मार्क्स ओनली, इम्प्रूव दैट. ये एक ही शीट है बस, इतना सा लिखा है. Plato was Athenian philosopher during the classical period in ancient Greece. He was a student of Aristotle. Plato is a student of Socrates. या फिर इनके जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल थे, ऐसे लिख सकते हैं. ही इज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल. गलत. 0.5. ये तो 0.5 भी पता नहीं वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपने बहुत ही गलत दिया है. ठीक है. Plato's theory of communism is just against the Marxian theory of communism. ये बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपसे theory of communism बोला था. It is not. ये क्या लिखा है? अगेंस्ट लिखा है. ये अगेंस्ट नहीं होगा, कुछ सिमिलैरिटीज भी तो थी इसमें. दोनों ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, तो क्या अगेंस्ट में हुआ? बस मेथड्स अलग है, तो गलत है ये पॉइंट. His theory of communism is used as one of the instrument to consolidation of hierarchical, well-ordered state. Plato seeks to establish justice, that is, ideal state philosopher rules over masses, and Plato's theory is based on the belief of the corruption in public offices. ये आप मुझको रीजन बता रहे हो, तो रीजन का मैंने बता दिया. थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्यों दी थी उन्होंने, ये इसका एक ही नंबर मिलेगा. नेक्स्ट इज प्लेटोस कम्युनिज्म इन, ये क्या लिखा है? आई एम नॉट गेटिंग इट. वेट. प्लेटोस कम्युनिज्म इज एस्थेटिक. क्यों? कम्युनिज्म तो वैसे भी ऐसे यही होता है. अर्नेस्ट बेकर कॉल्स प्लेटोस कम्युनिज्म इज हाफ कम्युनिज्म. ये अच्छा है. It affects less than half of the person and less than half of the goods of the society to which it belongs. तो ये क्रिटिसिज्म अच्छा लिखा है आपने, इसमें और भी लिखा जा सकता था क्रिटिसिज्म में.
जैसे एरिस्टोटल का इसमें लिखते हैं जो कि हमने रखा है, तो यहाँ पर आई गिव यू 1.5 मार्क्स, लेकिन इट इज बेटर कि पता हो, क्योंकि कम्युनिज्म, दो टाइप के कम्युनिज्म की बात की गई, कहीं नहीं बताया आपने मुझे कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है। आर यू गेटिंग शिवम? क्या कमियां हैं आपके आंसर में? बाकी सबके आंसर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कमी है आपके आंसर में, ठीक है ना? तो इसको इम्प्रूव करो, लेकिन ये चीज अच्छी है। तो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए ये जो चीज शिवम ने लिखी है, ये चीज आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन एंड अकॉर्डिंगली ये आपको हेल्प करेगा आगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज लिखी है, अदरवाइज ज्यादा नंबर आई विल नॉट गिव हिम, तो इट इज 3 मार्क्स। सीरियस इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्या लिखा है इसमें? अर्नेस्ट बाकर ये बोलते हैं कि जो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, वो कम्युनिज्म, असली कम्युनिज्म जो होता है उसका हाफ कम्युनिज्म है। आधी बातें बोली उन्होंने, आधी पॉपुलेशन को ये फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है? इट अफेक्ट्स लेस देन हाफ, सॉरी लेस देन हाफ, बहुत ही कम पॉपुलेशन को इस कम्युनिज्म से अफेक्ट पड़ेगा, बाकी सब कम जो है वो अपना यूज करते रहेंगे। तो इस टाइप का है कुछ। अर्नेस्ट ई। नेक्स्ट। ओके, बाकी बाद में चेक करें, ये मुझे दिख नहीं रहा है, इसको प्लीज, किससे किया है ये आपने? डुअल कैमरा से आपने किया है, मैंने आपको बोला है आप कोई भी पिक्चर लेते हैं तो प्लीज टेक इट फ्रॉम कैम स्कैनर। क्यों कैम स्कैनर से? कैम स्कैनर से लेते हो तो उसमें ना वो कर देता है, एक मैजिक उसमें वो आता है फिल्टर, तो जो भी चीज आपने लाइट पेन से लिखी है या ऐसे लिखी है, वो चीज डार्क हो जाती है, वो मुझे सफाई से दिखती है। अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इतना साफ से नहीं दिख रहा है। Plato is considered father of political philosophy. He was disciple of Socrates, teacher of Aristotle, and he belongs to this. ये इतना बड़ा क्यों लिखने की जरूरत है? 3 सेंटेंसेस प्लेटो को डिफाइन करने के लिए, एक सेंटेंस काफी था। दूसरी चीज, in his theory of communism he talks about private property, abolition of guardian class. Okay, one. Plato talk about communism of family and communism of property. ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके लिए 0.5 मिलेगा और यहाँ पर इस पॉइंट का 1 मिल गया। Plato believed that ruling class should have family because ये क्या है, family leads to nepotism, and he also believed that ruling class should be devoid of private property since it leads to corruption, but for Plato producer class can have property. Okay, good. तो nepotism वाला पॉइंट लिखा, प्रॉपर्टी प्रोड्यूसर क्लास वाला लिख दिया, ठीक है। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड, अच्छा बहुत सारे पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर, आपको खुद पता है कौन से मिसिंग है। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड प्लेटो बिकेम ही सजेस्ट, ठीक है लिखा है। essential family is important, okay good। balance of a person, एरिस्टोटल इज, ये बार बार एरिस्टोटल क्यों लिख रहे हो? जब एक बार एरिस्टोटल लिख दिया है तो वापस से एरिस्टोटल को क्यों लिख रहे हो? सीधा लिखो, he said that private property is also essential for personal satisfaction, and what is this? ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझको। ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है, लेकिन ये मोटिवेशन, ये आपको टर्म्स बताई है मैंने कि ये टर्म यूज कीजिए, मोटिवेशन है, रिकॉग्निशन है, इसमें ये सब यूज कीजिए। तो अगेन 1 नंबर फॉर क्रिटिसिज्म। यहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। देखो मैं चाहती हूँ आप आंसर ऐसे लिखो जिससे आपका स्कोर हाई रहे, डायरेक्टली टेक्निकल बातों के लिए। तो ये रेपिटेशन मत करो बार बार, इससे पता चलता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपका नंबर कटेंगे ऐसे, ठीक है? वी कंक्लूड दैट थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इज रेमेडियल स्टेप सो दैट मोनार्की डज नॉट टर्न इनटू टायरनी। वेरी गुड, दिस कंक्लूजन इज एक्सेलेंट। अब ये चीज आपने अच्छी की है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड आपने बात की, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज की है एंड में कि ऐसा हो जाता है, इसीलिए कम्युनिज्म है। तो देखो इन्होंने भी बहुत सारी बातें गलत गलत लिखी, लेकिन अल्टीमेटली इनका कंक्लूजन बहुत अच्छा निकला। तो यू शुड चेक आउट हिज कंक्लूजन ऑल्सो। कितने नंबर बने हैं ये? 1 2 3 4 5 5.5 इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। जिसके भी 7.5 से कम आ रहे हैं उन लोगों को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है राइट नाउ। तो यानी 6 वालों को भी इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि जब आप 7 करोगे ऑन एन एवरेज को तो आपका डेफिनेटली बेहतर रहेगा स्कोर, क्योंकि इस हिसाब से आपका, आप खुद देखो 19 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, और 7 के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, और वे तो 7 के हिसाब से काम नहीं करेगा,
कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 15 के होते हैं, कुछ 20 के होते हैं, तो उस हिसाब से काम ऑल इन ऑल। बाकी की मैं बाद में चेक करूंगी, ठीक है। आप लोग अपना प्लीज सेव करके रखो अपने आंसर्स। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी आंसर राइटिंग, पहले मैं चेक करूंगी फिर करेंगे, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। दूसरी क्लास मेरी शुरू होने वाली है, मुझे बीच में टाइम भी नहीं मिलेगा। आई हैव टू हैव माय ब्रेकफास्ट आल्सो, तो ब्रंच ही होगा, सो आई विल टेक माय टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली सॉरी। बाकी सबका बाद में चेक हो जाएगा। बाय बाय।